हेलो एवरीवन, आई होप आपको हमारे हिस्ट्री के पहले टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक, जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की पिक्चर है, जिसमें स्नान घर बना हुआ है, सड़कें बनी हुई है, पतली पतली सी कच्ची पक्की, ईंटों का यूज़ करा हुआ है इन्होंने। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे इस वीडियो के अंदर, और इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। एक पार्ट में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट में हम इसके MCQs भी लेके आएंगे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे वो SSC की हो, रेलवे हो, या कोई सी भी एग्ज़ाम हो, MPPSC हो। जैसे कि जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसमें भी हिस्ट्री आएगी। तो आपको इन सब में हेल्प मिलेगी हमारे इन सेशंस के थ्रू। तो आप सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है। तो आपको जो भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके इसके आंसर ज़रूर दूंगी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी खोज किसने करी थी, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है इस सभ्यता की, और यहाँ से किस किस के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें साथ ही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थल है जो इम्पोर्टेंट थे, कौन कौन सी प्लेसेस थी जो खोजी गई थी, और जैसे क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही कौन कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से बहती है, उस सब के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पहले खोज के बारे में जानेंगे। आपको सबसे पहले 2 ही सन ध्यान रखना है, एक है 1826 और है 1856, 1826 और 1856। ये 2 सन आपको सिर्फ ध्यान में रखना है जो खोज से रिलेटेड है इसकी। देखिए क्या हुआ था कि चार्ल्स मैसन जो थे, उन्होंने 1826 में हड़प्पा का दौरा किया। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा का उन्होंने दौरा किया, तो उनको क्या कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब कुछ बेसिक जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी, लेकिन वो कंफर्म नहीं थे कि यहाँ पे 100% कोई सभ्यता रही होगी। उन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया था। तो उनकी एक पत्रिका है नरेटिव ऑफ जर्नीज, उसमें उन्होंने क्या किया था, इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। तो वहीं से लोगों को पता पड़ने लग गया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। बट सब ने इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, बहुत हल्के में लिया, और उस बात को आई गई हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रंटन बंधु थे जो 1856 में, ये लोग क्या कर रहे थे, जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे। ये ब्रंटन बंधु कौन थे? ये इंजीनियर्स थे, ये ब्रिटिश काल के इंजीनियर्स थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, लाइन बिछा रहे थे, रेलवे लाइन। तो उनको वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई मिली, तो उन्होंने इन ईंटों का यूज़ रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया, और सरकार को जाके सूचना दी कि हमें हड़प्पा स्थल की खुदाई के दौरान, रेलवे लाइन बिछाने के दौरान कुछ ईंटें मिली थी। और ब्रंटन बंधुओं ने भी इस चीज़ को लाइटली लिया, उन्होंने भी इसको छोड़ दिया, इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करी। उन्होंने बस ये अनुमान लगाया था कि यहाँ पे बिल्डिंग रही होगी, तभी यहाँ पे ईंटें मिली है, जिनका यूज़ उन्होंने रेलवे लाइन बिछाने में कर लिया था। फिर क्या हुआ था कि 1853 से 1856, ये सन देखना आपने ध्यान में रखना है, 1853 से 1856। आपको सिर्फ 2 ही सन ध्यान रखना है, एक 1826 और एक 1856। 1853 से 1856 तक कनिंघम ने इस सभ्यता का दौरा किया। बहुत बार वो वहाँ पे गए, लेकिन फिर भी वो कोई जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाए, वो इस चीज़ में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने बहुत शोध करने का प्रयास करा, लेकिन उनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। फिर 1861 में क्या होता है, अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का सन कौन सा था, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1861 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग की। अब देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना तो हो गई, अब इसमें से किसी को महानिदेशक बनाना पड़ेगा, किसी को हेड बनाना पड़ेगा। तो क्या होता है, लॉर्ड कर्जन जो रहते हैं, उन्होंने 1902 में, मतलब 1902 में सर जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बना दिया।
तो 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल क्या बन गए थे, भारतीय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक यानी डायरेक्टर बन गए थे। और हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक यानी फादर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। तो दो चीज़ें ध्यान रखना, एक तो महानिदेशक यानी डायरेक्टर कौन बने थे, जॉन मार्शल, और हमारे जो भारतीय पुरातत्व के विभाग के जनक कौन है, वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर क्या हुआ था कि 1921 में जब सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे, तो इन्होंने दो लोगों को अपॉइंट किया था, एक दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। दोनों क्या थे, भारतीय थे। तो दोनों को 1921 में उन्होंने अपॉइंट किया और 2 स्थल खोजे गए थे और इनके नेतृत्व में खुदाई का काम स्टार्ट हो गया था। मतलब इस सभ्यता की खोजबीन चालू हो गई थी। मतलब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में 2 लोगों की हेल्प से खुदाई का काम या खोजबीन चालू हुई, एक दयाराम साहनी, एक राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर के बारे में पता लगा लिया खुदाई करके, और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के बारे में पता लगा लिया। हड़प्पा को इन्होंने 1921 में खोजा और मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि हड़प्पा जो है वो सबसे पहला शहर था जिसके बारे में खोजा गया था, और वो किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि सिंधु सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी, तो जॉन मार्शल के। लेकिन अगर एग्जाम में कोई पर्टिकुलर साइट जैसे हड़प्पा के बारे में पूछ लिया, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, दयाराम साहनी। और अगर आपसे पूछ लिया मोहनजोदड़ो के बारे में, तो उसका आंसर लिखेंगे आप राखलदास बनर्जी। और भारतीय पुरातत्विक विभाग के हेड कौन थे, महानिदेशक कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। और इसके जनक कौन थे, तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग काल दिए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यह सहमति दिखाई है कि 2500 से लेकर 1700 बीसी तक के बीच में इसका काल रहा है। तो जॉन मार्शल जो हमारे भारतीय पुरातत्विक विभाग के हेड थे, उन्होंने कहा कि 3250 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक के बीच में इसका काल रहा है। लेकिन एक पद्धति होती है कार्बन डेटिंग की C14 द्वारा, तो उसका हेड कौन थे उस टाइम, इनके नेतृत्व में, मतलब DP अग्रवाल के नेतृत्व में ये कार्बन डेटिंग पद्धति की गई। तो उसमें हमें ये पता पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है, 2350 से लेकर 1750 के बीच में है। और भी इतिहासकार थे जिन्होंने अपने अपने काल के बारे में बताया, लेकिन हम ये मानते हैं कि 2500 से लेकर 1700 के बीच में इसका काल रहा होगा। अब हमने इस सभ्यता के बारे में खोज देख ली और इसका काल देख लिया। अब इसका नामकरण के बारे में देखेंगे कि इसके कौन कौन से नाम रखे गए और इसके नाम क्यों पड़े। तो नामकरण की बात करें तो इस सभ्यता को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जो है सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य सभ्यता। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली हुई है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं। अब हड़प्पा एक साइट का नाम है जो खोजी गई थी, किसने खोजी थी, दयाराम साहनी ने खोजी थी। तो जब सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर में, जो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे खुदाई का काम स्टार्ट किया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। अगर कोई लुप्त सभ्यता है उसके नामकरण में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे हिस्ट्री में एक रूल है कि हम उस सभ्यता का नाम उसके ऊपर रख देते हैं जहाँ से इस सभ्यता की संबंधित सामग्री मिली हो। तो हमारा जो फर्स्ट खोजा गया स्थल था, साइट थी, वो थी हड़प्पा, इसलिए हमने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि इस सभ्यता में जितने भी शहर थे उसके बारे में पता लगाना चल रहा था। उसमें हमको रोपड़, लोथल, कालीबंगन और बहुत सारे अलग अलग साइट्स या शहर हमें मिले थे। तो ये जो सारे शहर थे, ये सिर्फ सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे ही नहीं बसे थे, बल्कि दूसरी नदियों पे भी बसे थे, जैसे सरस्वती, और इसके कारण इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ा। फिर फोर्थ नाम ये है कि इसको कांस्य यानी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं। अब कांस्य सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने कांसे का यूज़ किया था, मतलब कांसे का उपयोग करते थे। तो कांसे को कैसे बनाया जाता है,
टीन और तांबे को मिक्स करके मिला के। तो ये लोग क्या करते थे, कांसे की मूर्तियां भी बनाते थे। तो ये लोग कांसे का यूज़ बहुत करते थे, इसलिए इसको कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उत्खनन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा में। अभी के लिए आप इस पिक्चर को देख के ये समझिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता है। इसमें कौन कौन से शहर है, मोहनजोदड़ो, चन्हूदारो, हड़प्पा, लोथल और भी है, वो मैं बाद में डिटेल में जब स्थल के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में सारे शहरों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोहनजोदड़ो से आप देख सकते हैं कि कौन सी रिवर बह रही है, नदी कौन सी बह रही है, इंडस यानी सिंधु नदी बह रही है। और हड़प्पा से कौन सी नदी बह रही है, रावी नदी बह रही है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखना कि मोहनजोदड़ो के वहाँ पे इंडस नदी बहती है यानी सिंधु नदी, और हड़प्पा से कौन सी नदी बहती है, रावी नदी बहती है। सिंधु सभ्यता के बारे में हम कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं कि ये कहाँ तक फैली हुई है, इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, कौन कौन सी नदियाँ पड़ती है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इंडिया है और सबसे उत्तरी भाग इस सभ्यता का हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर के मांडा में पड़ता है। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, कौन सी नदी बहती है, चेनाब नदी बहती है। फिर इस सभ्यता के दक्षिण भाग में कौन सा शहर है, दाइमाबाद है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है इंडिया के, और गोदावरी रिवर यहाँ से बहती है। वेस्ट पार्ट जो है वो सूरकोतदा में है, तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, दश्त रिवर बहती है। और सबसे पूर्वी भाग जो है ईस्ट, वो भी इंडिया में पड़ता है, कहाँ पर, आलमगीरपुर जो यूपी में है, मेरठ में। और यहाँ पे कौन सी रिवर बहती है, हंडन रिवर बहती है। तो जब हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों को मिलाते हैं तो हमें कैसा आकार मिलता है, एक त्रिभुज के आकार में ये सभ्यता दिखती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुज है। नॉर्थ जो है वो भी इंडिया में पड़ता है, साउथ भी इंडिया में पड़ता है, ईस्ट भी इंडिया में पड़ता है, और जो वेस्ट पार्ट है वो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे आकार में फैली हुई है, त्रिभुज के आकार में फैली हुई है। और इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना है, लगभग है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये 12.9 समथिंग है, लेकिन हम इसको 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग मानते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे बीच में हो जाएगा ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा साउथ, और यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम मतलब हमारा ईस्ट यहाँ पे है, पूर्व यहाँ पे है, और वेस्ट कहाँ पर है, इस साइड है। तो पूर्व से पश्चिम तक यहाँ की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर है। और नॉर्थ से लेके साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण तक, तो ये लंबाई कितनी है हमारी, 1400। तो आप देखेंगे कि इस साइड है 1600 और इस साइड है 1400। अब ये देखेंगे कि इसकी जितनी भी साइट्स मिली है हमें, हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो या सुरकोतदा हो या लोथल हो, तो ये सब कहाँ पे है, ये सिर्फ 3 कंट्री में आती है सिंधु घाटी सभ्यता, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये 3 कंट्री में ही फैली हुई है। एक तो है हमारा इंडिया, उसके बाद है पाकिस्तान, और तीसरा है हमारा अफगानिस्तान। तो ये 3 कंट्री में ही ये सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स फैली हुई है। अभी तक लगभग 1500 स्थल खोज लिए गए हैं, जिसमें से 900 हमारे इंडिया में है, 2 अफगानिस्तान में, और बाकी जितने भी बचे वो सारे पाकिस्तान में, लेफ्ट ओवर सारे पाकिस्तान के अंदर है। तो हम इसमें से ये ध्यान रखेंगे कि 3 कंट्री है, एक तो भारत, एक है पाकिस्तान और एक है अफगानिस्तान। इन तीनों में ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं, और जिसमें से 900 इंडिया में है, 2 अफगानिस्तान में और बाकी सारे पाकिस्तान में है। देखिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें बेसिक लेवल से लेके डिफ़िकल्ट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, तो आपको कोई सी भी एग्जाम हो सब में आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या है। अगले वीडियो में हम इसके साक्ष्य और स्थलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरी या नगरीय सभ्यता थी, मतलब यहाँ पे सड़कें भी बनी हुई थी और घरों के प्रॉपर अरेंजमेंट भी थे, इसलिए इसको शहरी या नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सेकेंड चीज़ ये है कि इसको आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा गया है। अब कांस्य युग में क्यों रखा गया है, क्योंकि उन्होंने कांसे का यूज़ किया था। जो कांसा कैसे बनता है, टीन और तांबे को मिलाते हैं तो अपना कांसा बनता है। यहाँ पे ये लोग कांसे की मूर्तियाँ भी बनाते थे, डिज़ाइन करते थे। नर्तिका की मूर्तियाँ बनाई थी इन लोगों ने, वो सब कांसे की बनी हुई थी।
इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, 3 काल डिस्कशन किए थे, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास, जिसमें लिखित जानकारी भी नहीं मिलती है और पढ़ा भी नहीं जाता है, उसको हमने प्रागैतिहासिक में देखा था। और आदि ऐतिहासिक में क्या था कि लिखित जानकारी तो मिलती है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते, और इतिहास में क्या देखा था कि लिखित भी रहती है और पढ़ा भी जा सकता है। जो अभी हमें लिखित जानकारी या चित्रलिपि मिली है, अगर हम उसे पढ़ पाएंगे, जो कि अभी तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है, उसको सफल नहीं हो पाया है पढ़ने में, तो हम उसको क्या करेंगे, जब भी फ्यूचर में पढ़ेंगे, आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद, और जब हम उसको आदि ऐतिहासिक से हटाकर इतिहास में रख देंगे। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि आदि ऐतिहासिक और कांस्य युग में सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखित जानकारी मिली है उसको हम देख तो सकते हैं लेकिन इतिहासकार उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, इसको कांस्य युग में इसलिए रखा गया क्योंकि जितने भी लोग थे यहाँ के, वो कांसे का यूज़ करते थे, तांबे और टीन को मिला के। ये चीज़ आप ध्यान रख लेंगे, ये आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। एक और विशेषता यह है कि यह सभ्यता शांतिप्रिय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। जब इस यहाँ की खोजबीन की गई, यहाँ की खुदाई में जो हमें बाकी सारी चीज़ें मिली है उसमें अस्त्र शस्त्र एक भी नहीं मिले हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि यह शांतिप्रिय सभ्यता थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो व्यापार को बहुत महत्व देते थे, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी। सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तृत सभ्यता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए इसको विस्तृत सभ्यता का नाम भी दिया गया है। त्रिभुज के आकार में जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसमें सबसे बड़ा स्थल ओवरऑल बता रही हूँ मैं कि पूरे जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तीनों को मिला के, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों को मिला के सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर भारत की बात करें ओनली इंडिया में, तो ओनली इंडिया में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी का है, जो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में है। तो इन सब में आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? ओवरऑल मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में है। लेकिन इंडिया की बात करें, ओनली भारत की बात करें, तो इंडिया में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, जो कहाँ पर है? हरियाणा में है। जब तक हमने इसकी खुदाई नहीं करवाई थी, इस सभ्यता के बारे में पता नहीं लगवाया था, जब तक हम ये मानते थे कि वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन जैसी खुदाई हुई तो उससे हमें ये पता पड़ा कि सबसे प्राचीन सभ्यता हमारे इंडिया की कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता को हम टिक नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, ये जो विश्व की 4 सभ्यताएं उनमें से भी एक है। तो विश्व की 4 सभ्यताएं कौन कौन सी थी? एक मेसोपोटामिया जो इराक की थी, एक थी हमारी मिस्र की यानी नील नदी सभ्यता, तो वो कहाँ की थी? अफ्रीका की थी। तीसरी थी हमारी चाइना की, और 4th थी हमारी इंडिया की सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम इन तीनों को मिला भी दें, फिर भी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो इनसे 12 गुना बड़ी है। अब ये देखेंगे कि यहाँ के जो निवासी है वो कहाँ के थे? द्रविड़ लोग थे। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ के जो निवासी थे, मुख्य निवासी, वो द्रविड़ थे। हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। इसको हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यह सभ्यता व्यापार प्रधान थी, मतलब यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। वो आसपास के शहरों के साथ क्या करते थे? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ का शासन था वो वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में था। अब एक चीज़ और कि जब यहाँ पे खुदाई हुई थी तो हमें क्या मिला है? मूर्तियाँ मिली है। मूर्तियाँ किसकी मिली है? स्त्रियों की मिली है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब वो मात्र सत्तात्मक थी। देखिए, खुदाई में मोहनजोदड़ो से हमें नर्तिका की मूर्ति भी मिली है, और वो काय की बनी थी? कांस्य की। तो कांस्य काय से बनाते हैं हम? तांबे और टीन को मिलाकर। तो ये जो मूर्ति मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है और ये कांसे की बनी हुई थी। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से नर्तिका की मूर्ति मिली हुई है। हमारे इंडिया में जितने भी स्थल खोजे गए हैं तो मैक्सिमम कहाँ से मिले हमें? गुजरात राज्य से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के।
सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद हमें दुर्ग भी मिले हैं और दुर्ग के निचले स्तर पे हमें मकान भी मिले हैं, जो सामान्य मकान रहते हैं अपने वैसे मकान मिले हैं। तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शासक वर्ग के लोग थे, मतलब जो वहाँ पे शासन करते थे, वो लोग दुर्ग में रहते थे और जो नॉर्मल इंसान थे वो लोग कहाँ पे रहते थे, मकानों के अंदर रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो साफ सफाई को बहुत महत्व देते थे और ये हमें कैसे पता पड़ा, क्योंकि खुदाई के बाद हमें नालियाँ भी मिली जहाँ से गंदे जल की निकासी होती थी। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की नाली है और यहाँ से गंदे जल की निकासी होती थी और आसपास इन्होंने जुड़ाई करी हुई है ईंटों से, और ईंटों की जुड़ाई कैसे करी, इन्होंने गारा यूज़ किया है। देखिए वहाँ पे जितने भी भवन होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, हर घर में एक स्नानागार होता था और कई घरों में तो कुएं भी होते थे। और कुएं का शेप कैसा होता था, वो किस आकार के होते थे, कोई वृत्ताकार होते थे, कोई अंडाकार होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का कोई कुआं है और इसका शेप कैसा है, वृत्ताकार है। तो हर घर में क्या होता था, स्नानागार होता था और कई घरों में कुएं भी होते थे। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की। तो इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसको हम कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। फिर इसके जो शहर थे, नगर थे, वो 6 ही बड़े नगर थे पूरे सभ्यता में। कौन कौन से, मोहनजोदड़ो जो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, हड़प्पा, गणवारीवाला, धौलवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। कोई भी न्यू काम करते हैं या कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये जो स्वास्तिक है ये किसकी देन थी, सिंधु घाटी सभ्यता की देन थी, क्योंकि जब खुदाई हुई थी हड़प्पा की तो हमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि हड़प्पा की खुदाई में हमें ये स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। तो इससे ये भी अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्योपासना भी करते थे। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील है जिसमें 3 मुख वाले देवता भी मिले हैं और चारों ओर जिनके हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा भी है। ये आप देख सकते हैं, ये चीते, गेंडा, ये हाथी, ये सारे। बात करते हैं हम कृषि की, तो यहाँ की मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूँ और जौ थी। मेसोपोटामिया का वर्ड मेलुहा सिंधु सभ्यता से संबंधित थे और ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। उर्वरता मतलब वो उपजाऊ मानकर, धरती को उपजाऊ मानकर उसकी धरती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, मतलब ये माताओं की पूजा करते थे। और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, ये ध्यान रखेंगे आप, ग्रिड पद्धति, इसका मतलब क्या होता है कि दरवाजे जो है हर घर के पीछे की ओर खुलते थे, ना कि आगे की ओर से खुलते थे। हर घर की एंट्री कहाँ से होती थी, पीछे से होती थी, इसलिए ग्रिड पद्धति यूज़ करते थे ये लोग। खाने पीने में ये लोग मिठास के लिए किसका यूज़ करते थे, शहद का यूज़ करते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये मोहर है, इसमें पशुओं का अंकन है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे शेर है, यहाँ पे महिलाएं हैं। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता था तो ये लोग बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का यूज़ करते थे। दूसरी चीज़ ये है कि ये कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे। ये लोग कुबड़ वाले सांड को पूजते थे। इन्होंने वस्त्र कौन से यूज़ करे थे, सूती और ऊन के। सूती कपड़े और ऊनी कपड़े ये यूज़ करते थे। ये लोग तलवारों से परिचित नहीं थे, मतलब यहाँ पे कोई अस्त्र शस्त्र यूज़ नहीं करते थे, तभी हम ये बोल सकते हैं कि ये सभ्यता शांति प्रिय थी। इस सभ्यता में स्त्रियां पर्दा करती थी, मतलब यहाँ पे पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। इस सभ्यता का विनाश का कारण, मतलब पतन का कारण क्या माना जाता है, बाढ़ माना जाता है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग रीज़न देते हैं इसके पतन का, लेकिन हम इसका जो मेन रीज़न मानते हैं बाढ़ के कारण मानते हैं कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या रीज़न दिए हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में हमने देख लिया कि इसकी खोज किसने करी, इसको किस किस नामों से जाना जाता है और इसके नाम क्यों पड़े थे, और तीसरा हमने ये देखा था कि विशेषताएं क्या क्या है। इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम ये देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन सी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं
और इम्पॉर्टेंट स्थलों के बारे में पढ़ेंगे और उनमें क्या विशेषताएं हैं वो भी पढ़ेंगे। इनकी खोज किसने करी थी, कब करी थी, जो इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तीसरा पार्ट जो रहेगा वो हमारा MCQs का रहेगा, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे हम, जो आज तक पूछे गए हैं और जो बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतने में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के इस सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम सिंधु घाटी सभ्यता को फिनिश कर देंगे।